हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रदूषण। जिस तरह से आपको पर्यावरण में प्रदूषण से संबंधित कम से कम 2 से लेकर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषणों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो सेशन को लास्ट तक जरूर जुड़े रहें और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है सेशन अच्छा लगा ये कैसा लगा। ठीक है साथियों, तो जैव निम्नीकरण पहले हम बात कर लेते हैं। जैव निम्नीकरण, तो जैव निम्नीकरण पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, एक तो होता है प्राकृतिक प्रदूषण। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषण एक हो जाता है मानव निर्मित। ठीक है साथियों, मानव निर्मित में आपका क्या हो जाता है, जैसे वाहनों से जो निकलना वाला धुआं वगैरह हो जाता है, ये चिमनियों से निकलने वाला धुआं या कारखानों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, ये मानव निर्मित में आ जाती हैं। ठीक है साथियों, जैसे युद्ध क्षेत्र आपका मानव निर्मित हो जाता है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र हो गया आपका, ये मानव निर्मित हो जाते हैं। यही हम बात करें प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक आपका हो जाता है जैसे ज्वालामुखी आपकी। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना, सुनामी, ये कैसी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, तो प्राकृतिक प्रदूषण हो जाता है। ठीक है साथियों, इन्हें हम अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न है जैव निम्नीकरण प्रदूषण। तो जैव निम्नीकरण प्रदूषण कैसे होता है, जैसे आपके सब्जी, जो आपकी सब्जी होती है, ये जैव निम्नीकरण होती है। ठीक है, सब्जी एवं फल फल के साथ में आपके ऐसे छिलके हो गए, सीवेज हो गया, जो नालियों से निकला हुआ पानी, सीवेज। ठीक है, सड़े गले पदार्थ, ये किस में आते हैं, तो ये आपके जैव निम्नीकरण प्रदूषक में आते हैं। ठीक है, इनका निम्नीकरण किया जा सकता है, जैसे सब्जी है, फल है, सीवेज है, सड़े गले पदार्थ, जैसे आलू के छिलके वगैरह आपके हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कागज हो गया, कागज कैसा है आपका, तो कागज किस में आएगा, जैव निम्नीकरण में आएगा। ठीक है, इसका अपघटन किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जैव अनिम्नीकरण, यानी जिन चीज़ों का अपघटन नहीं होता है, जैसे पॉलीथीन है आपका, तो पॉलीथीन आपकी तुरंत से क्या है, अपघटित नहीं होती। ठीक है, पॉलीथीन पॉलीथीन हो गया आपका। पारा है, जैसे पारा है एक धातु है, इसका भी अपघटन नहीं होता। ठीक है, जैसे शीशा हो गया आपका। ठीक है, इसे लेड बोलते हैं, शीशा आदि चीज़ें जो होती हैं, इनका क्या है, अपघटन नहीं होता। ठीक है, इन्हें बोलते हैं जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसी तरह से हम सारी चीज़ों के एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाला है, तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन सहलग्नता रखता है, आपका रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखेंगे इसको भी आप अच्छे से, कार्बन मोनोऑक्साइड। साथियों, अच्छे से हम क्या है, एक तरह से रिवीजन करते हुए सभी चीज़ों का चलेंगे। ठीक है, दम घोंटू गैस किसे कहते हैं, प्रश्न आता है आपका कि दम घोंटू गैस किसे कहते हैं। तो दम घोंटू गैस आपकी कौन सी हो जाती है, जल्दी से बताइए। तो यह आपकी हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी कौन सी गैस होती है, तो दम घोंटू गैस होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से, कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छे से याद रखेंगे, इसे दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं साथियों, आपको क्या करना है, सेशन में लास्ट तक जुड़े रहना है। सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा साथियों, तो बस अच्छे से आपको बस रुके रहना है, थोड़ी देर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, स्मोक धुंध बनता है, स्मोक धुंध किससे बनता है, आपके धुएं से बनता है। ठीक है, धुएं तथा कोहरे से बनता है। ठीक है, धुएं तथा कोहरे से बनता है, याद रखेंगे इसको भी। प्रश्न आता है स्मोक धुंध बनता है धुएं तथा कोहरे से। यही प्रश्न आता है लंदन ध्रुव दिखाई देता है, तो लंदन ध्रुव कब दिखाई देता है, यह दिखाई देता है शीत काल में। कब दिखाई देता है, शीतकाल में, सुबह के समय। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना, सुबह के समय दिखाई देता है लंदन ध्रुव, आपको अच्छे से याद रखना। पूछा गया प्रश्न है लंदन ध्रुव कब दिखाई देता है, तो शीतकाल में, सुबह के समय स्मोक धुंध बनता है धुएं तथा कोहरे से बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपकी क्या है,
ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। मीथेन आपकी कैसी हो जाती है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, यानी CH4 बोलते हैं जिसे, आपकी मीथेन हो गई, यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और आपकी एक हो जाती है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी आपको अच्छे से। CFC हो जाती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFCS बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, CFC आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथ में आपका जल वाष्प भी हो जाता है, क्या हो जाता है, जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस में शामिल हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, प्रश्न आता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है आपकी, किसके लिए जिम्मेदार हो जाती है, ये हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। अच्छे से इसको भी ध्यान रखना है आप सभी को, CO2 बोलते हैं जिसे, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। अगला प्रश्न यह रहा, आप सभी के सामने बताएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा है, बताना है सभी को, यदि पता हो तो सभी बताएं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा हो जाता है, आपका चीन हो जाता है, ठीक है, सबसे अधिक ये ग्लोबल वार्मिंग यानी करता है, ठीक है, चीन करता है आपका। और चीन के साथ में आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाता है, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी, अमेरिका, ये विकसित राष्ट्र हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र आपके चीन और अमेरिका हो जाते हैं। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, प्रश्न आता है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका चीन हो जाता है, ठीक है, चाइना सबसे अधिक क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं, और भी काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था, प्रश्न आता है ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था, किसने पहचाना था, तो ग्रीन किसने पहचाना था, इनका नाम था ग्रीन बेप्टी स्टे फ्यूरियर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्यूरियर इनका नाम था, फ्यूरियर। हरित गृह गैस कौन कौन सी हैं, आपकी प्रश्न आता है हरित गृह गैस कौन सी हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसें आपकी मीथेन हो जाती है, ठीक है, मीथेन है, CH4 बोलते हैं जिसे, अभी अभी बताया था मैंने यह। और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है यानी N2O हो जाती है आपकी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है आपकी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है, CFCS हो जाती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है। ओजोन गैस हो जाती है, ठीक है, आपकी O3, यह क्या हो जाती है, आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, ठीक है, हरित गृह गैस ओजोन, ठीक है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, और साथ में ही आपका जलवाष्प हो जाता है, ठीक है, अच्छे से इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी को, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया था, कब किया गया था प्रोटोकॉल लागू, जल्दी से बता दीजिए, यदि किसी भी साथी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था, कौन सा प्रोटोकॉल था, तो क्योटो प्रोटोकॉल था, कौन सा था, क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल 1997 में, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो यह आपकी हो जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, अम्ल वर्षा का कारण है, प्रश्न आता है अम्ल वर्षा का कारण है कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यही हम बात करते हैं। और कौन सी गैस हो जाती है आपकी साथ में इसके, और एक गैस हो जाती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2, ठीक है, NO2 हो जाती है आपके साथ में ही कौन सी हो जाती है, एक SO2 हो जाती है। ये दोनों गैस आपकी क्या है, अम्ल वर्षा के कारण के लिए जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचरित यानी क्षरण होना क्या कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं, बताइए, इसे बोलते हैं स्टोन लेप्रेसी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे सभी साथी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टोन लेप्रेसी बनते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है।
प्रश्न आता है ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है। जो हमारा ताजमहल है वो पीला हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके द्वारा हो रहा है, तो सल्फर डाई ऑक्साइड, याद रखेंगे। आपकी जो सल्फर डाई गैस होती है उसके कारण क्या है, ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है, पीला पड़ रहा है, यानी SO2 बोलते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या हैं, तो अम्लीय वर्षा के जो प्रभाव हैं आपके कौन कौन से हो जाते हैं, आपका हो जाता है त्वचा पर फफोले पड़ना, ठीक है, त्वचा पर क्या पड़ना, फफोले पड़ जाते हैं आपकी, ठीक है। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, फफोले, ठीक है, ध्यान रखेंगे, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। जीव जंतु क्या हो जाते हैं, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और साथ में ही ताजमहल का रंग भी कैसा पड़ रहा है, आपका पीला पड़ रहा है, किसके कारण पड़ रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण ही पड़ रहा है, ठीक है। ताजमहल का रंग कैसा पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके कारण पड़ रहा है, तो यह अम्लीय वर्षा के कारण पीला पड़ रहा है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है, और अन्य कई बीमारियां आपको हो सकती हैं, ठीक है साथियों। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो बताना है कृत्रिम वर्षा के लिए क्या चीज आपकी उत्तरदायी है, तो यह है आपका सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या जिम्मेदार है, तो सिल्वर आयोडाइड आपका हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, सिल्वर आयोडाइड हो जाता है, अच्छे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जिसे बोलते हैं AgA, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ एक क्या है, शुष्क बर्फ एक क्या है बताना है सभी को, जिसको भी पता हो वो बता दे कमेंट बॉक्स में। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे इसको भी आप अच्छे से, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, इसे बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहीं पर हम। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र आपका कहाँ है, यह है मैनचेस्टर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैनचेस्टर है, इसे बोलते हैं मैनचेस्टर। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी पहले आपकी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी आपकी स्वीडन में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा स्वीडन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ है, तो मैनचेस्टर में है। आगे प्रश्न है, देखिए साथी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किसके कारण हुई थी, तो मिथाइल, कौन सी गैस के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, किसके कारण हुई थी, आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण क्या हुई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CH3NCO यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके कारण क्या हुआ था, 3 दिसंबर को, आपको कब यह घटना हुई थी, आपकी 3 दिसंबर को हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको भी, 3 दिसंबर 1984 में यह घटना घटित हुई थी, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, आपके भोपाल शहर में हुई थी, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न पूछा भी गया है यहाँ से एमपी टेट में कि भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण यहाँ पर यह बहुत बड़ी घटना हुई थी, कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो भोपाल में हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, यह कहाँ पर हुई थी, तो यह आपकी हुई थी यूरेनियम के कारण हुई थी, किसके कारण हुई थी, तो यूरेनियम के कारण हुई थी, ध्यान रखेंगे, यूरेनियम के कारण हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन में, ध्यान रखेंगे, यूक्रेन में हुई थी, किसके कारण हुई थी, यूरेनियम के कारण हुई थी, यूक्रेन में हुई थी, कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी, अच्छे से याद रखेंगे, 1986 की यह घटना थी, ठीक है साथियों, यूक्रेन में हुई थी। चेरनोबिल में स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में क्या है, भीषण आग लग गई थी, जिससे यूरेनियम के रिसाव के कारण, ठीक है, यूक्रेन में हुई थी, ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे बात कर लेते हैं हम, यही पारा क्या है, पारा के कारण कौन सा रोग हो जाता है, प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। तो पारा से कौन सा रोग हो जाता है, पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, जैसे तो प्रदूषण और उनसे उत्पन्न होने वाले रोग, यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, यानी पारा की वजह से, पारा के प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है, तो मिनीमाटा होता है, ठीक है, याद रखेंगे, मिनीमाटा रोग आपका हो जाता है, ठीक है, मिनीमाटा,
इसे मिनी माता भी बोलते हैं, ठीक है। आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है आपका, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, तो यह आर्सेनिक की वजह से होता है, ब्लैक फुट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है आर्सेनिक की वजह से। फ्लोराइड की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो यह हो जाता है नॉन सी संलक्षण, ठीक है, नॉन सी संलक्षण। ध्यान रखेंगे संलक्षण अच्छे से याद रखेंगे, नॉन सी संलक्षण। पारा से मिनीमाटा, आर्सेनिक से ब्लैक फुट और फ्लोराइड से नॉन सी संलक्षण, ठीक है। आगे यही बात कर लेते हैं। नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा हो जाता है, नाइट्रेट की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको भी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है सभी साथियों। कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इटाई, ठीक है। इटाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। एस्बेस्टम किसकी वजह से होता है, यह होता है फेफड़े का कैंसर। VVI इंपॉर्टेंट कर लेना, इसे VVI प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फेफड़े का कैंसर, किसका कैंसर, फेफड़े का कैंसर किसकी वजह से होता है, तो आपका ये होता है एस्बेस्टम के कारण होता है, ठीक है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं अब बेंजीन की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो ल्यूकेमिया का कैंसर होता है, ठीक है। याद रखेंगे, ल्यूकेमिया का कैंसर होता है, किसके कारण होता है, ये होता है बेंजीन के कारण, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही ध्यान रखेंगे। एलिलिन से कौन सा रोग हो जाता है आपका, एलिलिन से होता है मूत्राशय का कैंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मूत्राशय का कैंसर पूछा भी गया है शायद मेरे ख्याल से MP टेट में, मूत्राशय का कैंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, सभी साथियों को अच्छे से लास्ट तक क्लास में जुड़े रहना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वायु प्रदूषण के सूचक हैं, प्रश्न आता है वायु प्रदूषण के सूचक आपके कौन हो जाते हैं, तो लाइकेन आपका क्या है, एक वायु प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। लाइकेन आपका क्या है, वायु प्रदूषण का सूचक है। जल प्रदूषण का सूचक कौन हो जाता है, तो डाइटम, ठीक है। याद रखेंगे, जल प्रदूषण का जो सूचक है आपका डाइटम हो जाता है। चलते हैं हम आगे बात कर लेते हैं, यहीं पर बात करते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित हो जाता है, आपका ध्वनि प्रदूषण से हो जाता है। याद रखेंगे अच्छे से, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी गया है MP टेट 2022 में, आपका यहाँ से एक प्रश्न आया था, ठीक है। MP टेट 2022 में ये प्रश्न आया था, ग्रीन मफलर संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं, अच्छे से याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, तो डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से याद रखना है सभी साथियों को, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जाने की संभावना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई है, तो जल प्रदूषण को मापने के लिए जो इकाई है उसे क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न, WHO जेनेवा के अनुसार ध्वनि, ठीक है, यहाँ पर याद रख कर लेना, ध्वनि प्रदूषण का मानक है, तो बताना है। जो ध्वनि प्रदूषण का आपका मानक हो जाता है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपका 45 डेसिबल हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, जेनेवा यानी WHO के अनुसार, जेनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का जो मानक है आपका 45 डिग्री माना गया, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं। जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या बोलते हैं, इसकी इकाई को BOD बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया था बायोलॉजिकल डिमांड, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान आपका 7 होता है, ठीक है। प्रश्न अभी आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 हो जाता है। यही हम आगे बात कर लेते हैं। तो साथियों आज के इतने ही बस प्रश्न थे, तो हम अगले के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन कैसा लगा सभी साथियों को बताना है। अगले सेशन में हम प्रश्नों को रखेंगे प्रदूषण दूर करने के लिए उपयोगी वृक्ष, जैसे जल प्रदूषण आपका हो जाता है, ठीक है। जल प्रदूषण को कौन सही करता है, तो आपका ये पेड़ होता है, इसे बोलते हैं जलकुंभी, ठीक है।
जलकुंभी, क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। ऐसे प्रश्न आपको मैं लेकर आने वाला हूँ। धूल प्रदूषण है, जैसे धूल प्रदूषण है, ठीक है, यही हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। धूल प्रदूषण है तो धूल प्रदूषण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसका पेड़ है जो धूल प्रदूषण को कम करता है, तो आपका सहजन हो गया, ठीक है, सहजन है, आपका नीम है, ये पेड़ क्या करते हैं, धूल प्रदूषण को कम करते हैं, ठीक है। अब यही हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन सा है, तो वायु प्रदूषण को कम करने वाला पौधा कौन सा है, तो यह पौधा है आपका बोगेनविलिया, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप सभी साथियों, बोगेनविलिया, ठीक है, बोगेनविलिया हो जाता है वायु प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण का जो वृक्ष है वो कौन सा हो जाता है, यही हम बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने वाला पौधा है तो सीता यानी अशोक का हो जाता है, ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यदि हम बात करें अब आगे, जैसे सूर्य से आने वाली हानिकारक परावर्तनिक किरणों को रोकता है, तो कौन रोकता है, आपकी ओजोन परत रोकती है। प्रश्न आता है कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओजोन परत रोकती है। यदि प्रश्न आ जाए ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाती है, आपकी CFCS हो जाती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को क्या बोलते हैं, प्रश्न आपके सामने आए कि ओजोन परत की मोटाई को नापने की जो इकाई होती है, तो मोटाई नापने की इकाई होती है, उससे क्या बोलते हैं, डॉप्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ओजोन परत की जो मोटाई डॉप्सन बोलते हैं, ठीक है, डॉप्सन यूनिट होती है आपकी, एक डॉप्सन क्या होती है, यूनिट होती है। यदि आप सभी भी इस तरह के प्रश्नों को जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिससे ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन क्षरण आपका मनाया जाता है 16 सितंबर, ठीक है, ध्यान रखना है, सितंबर, 16 सितंबर। आगे वाली स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। तो ओजोन संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण, तो ओजोन संरक्षण की यदि हम बात करें तो 16 सितंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे 16 सितंबर को आपको ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यही हम बात कर रहे हैं। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पर है, तो यह आपकी ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर के पास में देखी गई है, ठीक है, कौन सी ऋतु में पता चलता है, तो ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, कहाँ पर, तो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर याद रखेंगे, कहाँ पर, श्रीनगर, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना सभी साथियों को। जो ओजोन परत की मोटाई, यहाँ पर हम मोटाई की बात कर रहे हैं, मोटाई, ठीक है, यही हम बात कर लें, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई आपकी कहाँ पर है, तो ओजोन परत की जो न्यूनतम मोटाई है वो कब दिखाई देती है, न्यूनतम, ठीक है ना, बात कर रहे हैं न्यूनतम की, न्यूनतम मोटाई, ठीक है, न्यूनतम मोटाई आपकी कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपकी वर्षा ऋतु में, ठीक है, ये कब मिलेगी, वर्षा ऋतु में मिलेगी, और कहाँ पर मिलेगी, त्रिवेंद्रम में, ठीक है, त्रिवेंद्रम में, ध्यान रखना है, त्रिवेंद्रम, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहीं हम बात कर लेते हैं थोड़ा, कुछ और भी प्रश्न आपको। ओजोन छिद्र आपका कितना माना जाता है, कितने डेसिबल से अधिक आपका ओजोन छिद्र माना जाएगा, ठीक है, तो यह माना जाता है आपका ओजोन छिद्र। बात कर लेते हैं किसकी, ओजोन छिद्र की, ओजोन छिद्र कितने डेसिबल से माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है 200 डेसिबल से अधिक, ठीक है, 200 डेसिबल, ध्यान रखेंगे अच्छे से। यही बात करें ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है, तो ओजोन परत का जो सर्वाधिक नुकसान हुआ है कहाँ पर हुआ है, ध्यान, एक मिनट साथियों, ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कहाँ पर हुआ है, तो सर्वाधिक नुकसान हुआ है आपका, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपका सर्वाधिक नुकसान दक्षिणी ध्रुवों पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेना है। दक्षिणी ध्रुव पर हम क्या कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन एक बार मैं तुम्हें करवा ही देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वायु प्रदूषण होता है किसके कारण होता है, तो वायु प्रदूषण आपका किसकी वजह से होता है, तो वायु प्रदूषण आपसे पूछा जाता है, वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिम्मेदार गैस है आपकी, ध्यान रखेंगे इसकी, सॉरी साथियों, यह जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदार है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार गैस हो जाती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार है किसके लिए, वायु प्रदूषण के लिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग की हम जब बात करते हैं तो कौन सी गैस जिम्मेदार हो जाती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार हो जाती है, ठीक है, CO2 बोलते हैं जिसे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे अच्छे से सभी साथी। यही हम बात कर लेते हैं ओजोन परत, तो ओजोन परत के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ओजोन, तो ओजोन के लिए जिम्मेदार है CFCS, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से, CFCS हो जाती है आपकी ओजोन के लिए। भोपाल गैस त्रयोदशी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो भोपाल गैस त्रयोदशी बताइएगा, आप सभी को याद हो तो कौन सी गैस है, तो इसका सूत्र है CH3N
CO, ठीक है, याद रखेंगे CH3NCO यानी मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनेट बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट भी बोल देते हैं, मेथिल आइसोसाइनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात और कर लेते हैं। जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की माप को क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की माप को क्या बोलते हैं? तो BOD बोलते हैं, ठीक है। अभी अभी हम करके आए हैं। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है, बात कर रहे हैं अम्ल वर्षा की, ठीक है। तो अम्ल वर्षा का जो pH मान आपका कितना होता है? आपका होता है 5.6 से लेकर के कितना होता है? 6.5 तक होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? DDT जानते हैं आप सभी साथी। तो DDT जो होते हैं वो आपके क्या है? जैविक आवर्तक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैविक आवर्तक बोलते हैं, जैविक आवर्धक होते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैविक आवर्धक का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो जैविक आवर्धक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका DDT हो जाता है, ठीक है। जैविक आवर्धक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? DDT हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है सभी साथियों को। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ। तो यहीं पे बात करें, मलेरिया से बचाव के लिए जलाशय में छिड़काव किया जाता है। प्रश्न आता है, जो मलेरिया होता है ना, मच्छर के काटने से मलेरिया, मलेरिया के बचाव, किसके लिए? बचाव, बचाव के लिए छिड़काव किया जाता है। किस चीज़ का छिड़काव किया जाता है? तो छिड़काव किया जाता है, किसका छिड़काव किया जाता है बताना है सभी को। इसी किसी भी साथी को पता हो तो बता देना है, ठीक है। तो यह DDT का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं? मलेरिया के बचाव के लिए DDT का छिड़काव करते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। शैवाल विलुम्ब संबंधित है। प्रश्न आता है आप सभी का कि शैवाल विलुम्ब संबंधित है, कौन संबंधित है? तो शैवाल, शैवाल विलुम्ब किससे संबंधित हो जाता है आपका? बताइए, किसी साथी को पता हो तो बताइएगा। यह हो जाता है सुपोषण से संबंधित। किससे हो जाता है? सुपोषण से संबंधित है। किससे है? सुपोषण से संबंधित हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा जल का शुद्ध रहता है, गंगा जल जो जो होता है शुद्ध रहता है, किसकी वजह से रहता है? यह जीवाणुओं के कारण शुद्ध रहता है। किसके कारण रहता है? जीवाणु के कारण, ठीक है। जीवाणु के कारण गंगा का जो जल है शुद्ध रहता है, के कारण, ठीक है। याद रखेंगे, जो गंगा जल है हमारा वो कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। किसकी वजह से रहता है? तो जीवाणु के कारण रहता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो फेजिज नाम का जीवाणु होता है वो गंगा जल के अंदर पाया जाता है। कौन सा? बैक्टीरियोफेजिज, ठीक है। यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? प्रश्न आता है, कौन सा प्रदूषण न्यूनतम, कौन न्यून प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यून प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है बताइएगा? हाइड्रोजन करता है। आपका कौन करता है? तो हाइड्रोजन आपका क्या करता है? सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। यही हम बात कर लेते हैं। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था। तो सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? जोसेफ। ओजोन परत का, ओजोन परत का सर्वप्रथम क्षरण का पता लगाया था, किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपका जोसेफ, ध्यान रखेंगे, जोसेफ फोरमैन ने, ठीक है। याद रखेंगे, जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। कब लगाया था? तो 1985 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 1985 में। ये कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के थे। इतना भी इसको ये याद रखना, ठीक है। अम्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो सल्फर डाई आपकी उत्तरदायी हो जाती है, ठीक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण वाला राज्य है। तो प्रश्न आता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण वाला राज्य है। तो आर्सेनिक, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण वाला राज्य, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है आपको? तो बताना है आपको पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल आपका हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको भी। साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिगरेट की, ठीक है। साथियों, आप सिगरेट, बहुत से साथी हमारे सिगरेट पीते होंगे, तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सिगरेट के लिए कौन सी आपकी गैस यानी प्रदूषक जिम्मेदार है? ठीक है, सिगरेट के धुएं के लिए, धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन से हैं? जो सिगरेट का धुआं होता है तो उसका जो मुख्य प्रदूषक है वो कौन है? तो बताना है आपको। तो यह आपका हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसे बोलते हैं CO। और साथ में ही आपका कौन हो जाता है? इसके बेंजीन भी हो जाता है, ठीक है। कितनी खतरनाक होती है, फिर भी लोग क्या करते हैं, इसे पीते हैं, जिसे बोलते हैं C6H6, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है C6H6, इसका बेंजीन का। तो साथियों,
मिलते हैं अगले प्रश्न सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और भी सारे प्रश्न हैं, यदि आप बोलोगे मैं इसी तरह से करवाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि टाइप करने में, लिखने में बहुत समय लग जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको क्या है, एक बार से अच्छे से फास्ट रिवीजन करवा दिया जाता सभी चीज़ों का, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है। जो मैंने लास्ट में आपको बताया इसी तरह से मैं कई प्रश्न आपको करवा सकता हूँ कम समय में, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद सभी साथियों को, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे